दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से स्तरीय प्रकार के हैं और लगभग इसी पैटर्न पर इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट को सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को समझ सकें। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 26। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के राजनीतिक चरण के दौरान अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको बताना है। पहला कथन है कि परिषदों में प्रवेश का बहिष्कार किया, रचनात्मक कार्यों तक ध्यान केंद्रित रखा, बायकाट यानी बहिष्कार और असहयोग की नीति जारी रखा, और चौथा है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इनके प्रमुख नेता थे। तो इसमें आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के राजनीतिक चरण के दौरान अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में जो कथन, कौन से कथन आपके सही हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के राजनीतिक चरण के दौरान अपरिवर्तनवादियों ने परिषदों में प्रवेश का बहिष्कार किया था, रचनात्मक कार्यों तक ध्यान केंद्रित रखा था, और तीसरी बात यह कि बायकाट यानी बहिष्कार और असहयोग की नीति जारी रखा था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख नेता थे। ये आपका सही नहीं है। देखिए कौन सा उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों देखिए कि अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में आप जो प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी के नेतृत्व वाली विचारधारा को अपरिवर्तनवादी कहा गया है और ये लोग परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे। इन्होंने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित रखने, बहिष्कार और असहयोग की नीति को जारी रखने और नागरिक अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की धीरे धीरे तैयारी करने की वकालत करते थे। दूसरी ओर विधान परिषदों में प्रवेश के समर्थक ये स्वराजी कहलाए और इनके नेता सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो दोस्तों अपरिवर्तनवादियों के जो हैं, इसमें अपरिवर्तनवादी समूह में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी थे, जबकि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ये स्वराजी कहलाए थे। इन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंकटाड। तो सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, जिसको कि GCR कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है और दोस्तों 2004 से इस रिपोर्ट के तहत, ये रिपोर्ट वर्ष 2004 से प्रकाशित होती है। 2004 से इस रिपोर्ट के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के आधार पर देशों को सूचीबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में आक्रामक पशु वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, गोल्डफिश, पिजन यानी कबूतर और गधा, इन तीनों में से किसको आक्रामक पशु वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर है उपर्युक्त सभी को। दोस्तों गोल्डफिश, जिसको कैरेसियस ओरेटस कहा जाता है, कबूतर को कोलंबिया लीविया और गधा का जो वैज्ञानिक नाम है एक्यूसस एसिनस, ये तीनों ही आक्रामक पशु वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये आक्रामक पशु प्रजातियां कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मानव हितों और सुरक्षा तथा क्षेत्र की जैव विविधता के संदर्भ में खतरा उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा, गोल्डफिश, पिजन यानी कबूतर और गधा, ये तीनों भारत में आक्रामक श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन कि सभी पादप प्लवक अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन है कि कुछ पादप प्लवक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का उपभोग भी करते हैं। तो देखिए, पहले कथन के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। स्थलीय पादपों की तरह जो पादप प्लवक, जिसको फाइकोप्लैंक्टन कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करके ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सभी पादप प्लवक अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं और तथापि कुछ पादप प्लवक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का उपभोग भी करते हैं। तो देखिए, इसमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है कि असत्य कथन का पहचान करना है आपको। तो आप जानते हैं कि सभी पादप प्लवक अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं, ये सही है। और दूसरा कि कुछ पादप प्लवक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का उपभोग भी करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों, दोनों ही असत्य नहीं हैं। देखिए, न तो एक न दो, दोनों ही असत्य कथन नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही सत्य कथन हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी बच्चे का 100 बुद्धिलब्धि यानी IQ प्रदर्शित क्या करता है? ऑप्शन है, बच्चे का प्रदर्शन औसत से कम है, बच्चे का प्रदर्शन औसत से अधिक है, बच्चे का प्रदर्शन औसत के समकक्ष है, या बच्चे का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो 100 बुद्धिलब्धि यानी 100 IQ प्रदर्शित क्या करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि बच्चे का प्रदर्शन औसत के समकक्ष है। IQ का मतलब दोस्तों बुद्धिलब्धि होता है। यह एक स्कोर है जो कि ये बताता है कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना तीव्र बुद्धि वाला है। औसत IQ को 100 परिभाषित किया गया है। इसमें 100 से ऊपर का स्कोर औसत IQ से उच्चतर प्रदर्शन और 100 से नीचे का स्कोर औसत IQ से निम्नतर प्रदर्शन को दर्शाता है। तो 100 IQ का मतलब बच्चे का प्रदर्शन औसत के समकक्ष है। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो यह एक अस्थाई निकाय है। आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है राज्यसभा के बारे में। और अनुसूची 2 के अनुसार सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन अनुसूची 2 के अनुसार नहीं बल्कि अनुसूची 4 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और चौथा कथन है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए अर्हता 30 वर्ष है, तो ये आपका सही है। इसमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना था, तो ऑप्शन सी आपका गलत कथन है, जबकि अन्य जो हैं वो सही हैं। इसमें आप देख लीजिए, जान लीजिए दोस्तों, अनुसूची 2 के अनुसार सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि राज्यसभा में जो है सदस्यों को सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना जिसको MP-LED कहा जाता है, इसके संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, MP-LED योजना केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा है कि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। और तीसरा है कि सांसदों को प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में क्रमशः 15% और 7.5% लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना अनिवार्य है। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन 1, 2, 3 तीनों ही कथन MP-LED योजना के बारे में सही हैं। MP-LED केंद्रीय सरकार की योजना है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1993 यानी 1993 में
जो है दोस्तों संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि की घोषणा की गई थी और इसके तहत सांसदों को प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है और ये राशि नॉन लैप्सेबल होती है। इसके तहत सांसदों को प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में क्रमशः 15% और 7.5% लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये कथन 1 है। कथन 2 है कि इस प्रावधान को संविधान में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों ही कथन सही हैं और दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही कथन 1 और 2 दोनों हैं। आप जानते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद को सीमित करते हुए राज्यों में उसे विधानसभा की सदस्यता के 15% और केंद्र में लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होने संबंधी प्रावधान का समावेशन किया गया है। तो इस आधार पर इस प्रश्न में दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। इसमें से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है मणिपुर। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 6वीं अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं याद कर लीजिए, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। 4 राज्य हैं इसमें, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तो याद रखिएगा इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में स्वशासी जिला परिषद का प्रावधान 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए किया गया है और 6वीं अनुसूची में त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय ये 4 राज्य याद कर लीजिएगा। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है ILP यानी इनर लाइन परमिट, इस व्यवस्था द्वारा संरक्षित राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों इनर लाइन परमिट व्यवस्था द्वारा संरक्षित राज्य याद कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम हैं। बाद में मणिपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और एक राज्य और है मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था में अब बाद में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों ILP वह दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को इस व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षित किसी राज्य में यात्रा करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति के संबंध में विचार कीजिए। पहला है कि राज्य सरकार केवल घरेलू स्रोतों से उधार ले सकती है। दूसरा है राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकती हैं। और तीसरा कथन है कि यदि केंद्र से पूर्व में लिए गए ऋण की कोई बकाया राशि है तो अन्य ऋण केंद्र की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों 1, 2, 3। ऑप्शंस पे आते हैं। 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संविधान द्वारा राज्यों के जो कर्ज लेने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध और सीमाएं हैं और इसके अंतर्गत ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये आपसे पूछा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए नीति आयोग, जिला परिषद संघ, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस या सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव। तो सही उत्तर है दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये भारत सरकार द्वारा देश के सबसे अविकसित जिलों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार लाने के लिए
कब? जनवरी, देखिए दोस्तों, जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था और वर्तमान में इसका संचालन नीति आयोग यानी NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संबंध में विचार कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, पहला कथन है कि लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में की गई है, सही है। दूसरा है कि लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है, लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पर बाध्यकारी होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर है ये तीनों ही कथन सही हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 थी, उसकी धारा 19 के तहत लोक अदालतों का गठन किया गया है और ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में स्थापित की गई हैं। इनका निर्णय अंतिम होता है और विधिक जो लोक अदालतें हैं दोस्तों, इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, चुनावी बांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? देखिए, पहला कथन है कि यह राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज युक्त वित्तीय वचन पत्र होता है। दूसरा है कि इसे भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से खरीदा जा सकता है। और तीसरा है कि ये बॉन्ड्स जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। और चौथा है कि ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल और जुलाई तथा अक्टूबर माह में 10 दिनों की खरीद के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन चुनावी बॉन्ड के संबंध में असत्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राजनीतिक दलों को गुप्त मतदान करने के लिए ब्याज युक्त वित्तीय वचन पत्र होता है, ये सही नहीं है चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में, क्योंकि चुनावी बॉन्ड्स राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट नहीं, ब्याज मुक्त दोस्तों, ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट यानी लिखत हैं, ये एक वचन पत्र की भांति होते हैं। जबकि कथन में कहा गया है कि ब्याज युक्त वित्तीय वचन पत्र होते हैं, ये सही नहीं है। आप जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये एक वचन पत्र के तरह होते हैं। और अन्य कथन की भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से खरीद सकते हैं, जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय हैं और ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों की खरीद के लिए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, इसका प्रकाशन IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के संबंध में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से भारत के संविधान में किन मूलभूत विशेषताओं को शामिल किया गया है? पहला है मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से भारत के संविधान में देखा जाए तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, केवल 1 और 3 को। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण किया गया और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनकी विशेषताओं को शामिल करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संविधान की तीसरी अनुसूची किसकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। आपको बताना है राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की।
तो इन कूटों के आधार पर आपको बताना है कि संविधान की तीसरी अनुसूची किसके शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो इसमें देखिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के शपथ से या उसके प्रारूप से संबंधित है तीसरी अनुसूची। ये जो विकल्प में दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान की तीसरी अनुसूची में किनके शपथ का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की, इन सब के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। राष्ट्रपति और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ का प्रारूप ये संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति के लिए जो शपथ का प्रतिज्ञान है या शपथ किस तरह की होती है, आपको बताना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न है कि धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। पहला कथन है कि धौलावीरा नगर 2 भागों में विभक्त था। दूसरा है कि यह अपने बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध है। तो आपको देखिए, आप यहाँ से इसका जो है इसके बारे में जानिए, धौलावीरा के बारे में। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा नगर 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में ये विभक्त था। तो याद रखिएगा, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। और दूसरी बात यह है कि यह अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, ये बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध नहीं था, क्योंकि धौलावीरा नहीं बल्कि बंदरगाह जो है ये लोथल में पाया गया है। तो लोथल में बंदरगाह पाया गया है, धौलावीरा में नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो दोस्तों, दोनों कथन ही सही नहीं है। इस हड़प्पा स्थल धौलावीरा के संबंध में ये दोनों कथन सही नहीं है, न तो 1 न 2। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन प्राप्त होता है। तो उत्तर है दोस्तों, हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु के मुद्राओं का जो है चित्रण है। लेकिन कला की दृष्टि से सबसे बढ़िया मूर्तें कुबड़ वाले सांड की हैं। अन्य जानवरों में हाथी, बाघ और गैंडा हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से ताम्र पाषाणी का स्थल मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है नौदा टोली, एरण, बालाथल और नागदा। तो दोस्तों देखिए, इसमें नौदा टोली, एरण और नागदा 1, 2 और 4, ये दोस्तों नौदा टोली, एरण और नागदा ये ताम्रपाषाणी का स्थल मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मालवा संस्कृति का विस्तार मुख्यतः नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में था। इसमें नौदा टोली, एरण और नागदा इसकी बस्तियां हैं। 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली नौदा टोली देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती में से एक है। और बालाथल जो है, ये याद रखिएगा, आहार संस्कृति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बालाथल, दोस्तों देखिए, बालाथल एक परकोटे से घिरी हुई बस्ती थी। ए का चौथा हो जाएगा। नागदा, नागदा दोस्तों देखिए, कच्ची ईंटों का बुर्ज यहाँ से प्राप्त होता है। तो नागदा से कच्ची ईंटों का बुर्ज प्राप्त हुआ है। एरण, एरण के चारों ओर खाई के साथ परकोटा भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा दायमाबाद, दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है और ये लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से रिवाइज करिए दोस्तों। बालाथल, बालाथल में परकोटे से घिरी हुई बस्ती प्राप्त हुई है। नागदा से कच्ची ईंटों से बना बुर्ज, एरण से खाई के साथ परकोटा और दायमाबाद ये 20 हेक्टेयर का क्षेत्रफल यहाँ पर, क्योंकि दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कथन और कारण से संबंधित है और ये सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। तो यहाँ पर देखिए,
ये कथन आपका ए सही है। पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पारे का आपेक्षिक घनत्व जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे की तुलना में अधिक होता है, इसलिए कथन ए आपका सही है और कारण इसका गलत है। ऑप्शन देखिए, ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नेप्ट्यूनियम एक पहला ऐसा तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। दूसरा कथन है कि एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम के रोएंटजन ने किया था। तो कौन सा इसमें कथन सही है? दोस्तों देखिए, कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व नेप्ट्यूनियम नहीं बल्कि टेक्नीशियम है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टेक्नीशियम। टेक्नीशियम दोस्तों ये कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है, न कि नेप्ट्यूनियम। तो आप देखिए ये गलत हो गया पहला कथन। और दूसरा कथन कि दोस्तों दूसरा कथन एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम के रोंटजन द्वारा की गई थी, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए केवल दो, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल कथन दो सही सुमेलित है या सही है। और पहला कथन नेप्ट्यूनियम पहला ऐसा तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, ये सही नहीं है। कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व टेक्नीशियम रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। ये दोस्तों देखिए, प्रकाश की आवृत्ति आप जानते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पूर्ववत रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ती है और यह अभिलंब से दूर घटती है, तो आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रश्न कहा गया है कथन कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, ये गलत है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, तो ये सही है। तो देखिए दोस्तों केवल कथन दो आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, मृग मरीचिका, हीरे का जगमगाना और साबुन के बुलबुलों में चमकदार रंग बनना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण साबुन के बुलबुलों में चमकदार रंग बनना ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों साबुन के बुलबुलों में चमकदार रंगों का बनना बहुल परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। और प्रकाश तंतु, मृग मरीचिका और हीरे का जगमगाना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के बराबर झिलमिलाता है। और दूसरा है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका जो है सही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से कहीं अधिक झिलमिलाता है, तो ये कह रहे हैं कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के बराबर झिलमिलाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने अनुकारी या अपने तरह के कांच के प्रकाश से अधिक झिलमिलाता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक केवल 1.51 होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है कांच से, तो कथन एक गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन कह रहे हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो कथन दो भी गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों दोनों ही कथन यानी कोई भी इसमें सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए कथन और कारण से संबंधित है। दोस्तों कथन है कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि इस समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, इसलिए वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोपहर के 12 बजे हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है क्योंकि इस समय वर्षा की बूंदों का अपवर्तन नहीं हो पाता है। दोस्तों देखिए, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। जैसे सूर्योदय के समय इंद्रधनुष पश्चिम में और सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में दिखता है और ये वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वायु के बुलबुलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है और दूसरा है, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं। वायु के बुलबुले की सतह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है, लेकिन पानी में डूबने पर इसकी प्रकृति बदल जाती है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखे जाने पर उसके प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। याद रखिएगा, अनंत प्रतिबिंब होंगे। और जब दो समतल दर्पण कोण पर झुके हों तब उनके बीच रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 होता है। यानी यदि कोई 40 डिग्री अंश पर 40 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण हैं तो 360/40 और -1। तो दोस्तों 40 से 360 को जब आप काटेंगे तो 9 - 1 यानी 8 प्रतिबिंब होंगे यदि दो समतल दर्पण 40 डिग्री के अंश पर झुके हुए हों। लेकिन दो समानांतर समतल दर्पण ऐसे रखे हों, ऐसे एकदम समानांतर हों, तो इनके बीच कोई वस्तु है तो उसके प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। अगला प्रश्न है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के समान तापमान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों C/5 = F-32/9। इससे जब आप सूत्र को हल करेंगे तो ये उत्तर -40 होगा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप समान दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है। तो प्रेशर कुकर में बाहर की तुलना में वायु दाब अधिक होता है जिसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए जल में सामान्य की तुलना में उष्मा की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ध्वनि चैप्टर से ये संबंधित प्रश्न है कि ऑडिटोरियम की दीवारों को पहले थर्माकोल की शीट लगाई जाती थी जिससे दीवारों द्वारा ध्वनि का परावर्तन हो सके, ध्वनि अवशोषित हो सके, ध्वनि आवर्धित हो सके या ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो सही उत्तर है ध्वनि अवशोषित हो सके। देखिए दोस्तों, ऑडिटोरियम में, सिनेमा हॉल में यहाँ की दीवारों पर थर्माकोल और फाइबर ग्लास जैसे नरम पदार्थ लगाए जाते हैं जिसके कारण दीवारें ध्वनि को अवशोषित कर लें और किसी भी प्रकार की प्रतिध्वनि या इको न सुनाई दे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुमेलन करना है। इसमें आपको ध्वनि के स्रोत और उनकी तीव्रता को देखिए। फुसफुसाहट की तीव्रता 15 से 20 डेसिबल होती है। आर्केस्ट्रा 110 से 120 डेसिबल। ट्रक दोस्तों ये देखिए 90 से 95 डेसिबल की तीव्रता होती है और यंत्र या यांत्रिक कारखाने की तीव्रता 100 से 110 डेसिबल होती है। तो सही मिलान इस तरह से हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। देखते हैं 1, 2, 4, 3। तो आपका 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं। क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्गन। तो आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। 2 और 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन एक है कि थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट का उत्पादन करता है और संपूर्ण विश्व में यूरेनियम की तुलना में थोरियम का भंडार ज़्यादा है।
तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। दोस्तों थोरियम के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोरियम मुख्यतः मोनाजाइट नामक खनिज से मिलता है और वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार विश्व भर में थोरियम का भंडार यूरेनियम के भंडार से लगभग 3 गुना अधिक है और इसी तरह थोरियम से उत्पन्न कचरा अन्य नाभिकीय ईंधनों की तुलना में कम रेडियोधर्मी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्र और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। कुडनकुलम दोस्तों तमिलनाडु में है, ए का तीसरा। नरोरा आप जानते हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, बी का पहला। और कैगा कैगा आपका कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में है। तो सही उत्तर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा हो जाएगा। तो ये सही सूची हो जाएगी आपका परमाणु शक्ति केंद्र और उनके राज्यों से संबंधित। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सीरीज जिसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।